बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। चैप्टर 7 का टॉपिक है। चैप्टर 7 क्लास 9 का एक टॉपिक है। चैप्टर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। उसका टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और इसके मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ये आपके पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस किस तरह है कि इसमें आपके पास फूड जो एब्जॉर्ब फूड इंटेस्टाइन से बॉडी में होता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है, तकसीम होता है, ब्रेक डाउन इसकी होती है और ये आपको एनर्जी देता है। और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बनती हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस के फूड किस तरह डिवाइड होता है, किस तरह इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि हमारे पास रेस्पिरेशन दो किस्म का होता है। कितने किस्म का? दो किस्म का। एक को आप इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं और दूसरे को एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। बच्चे, ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसको आप कहते हैं ब्रीथिंग, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का काम ये है कि ये आपके पास रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करना, ये सिर्फ प्रोवाइड करना। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन ये फर्स्ट स्टेप है। ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के जरिए आप ऑक्सीजन लेकर चलते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन को आप सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ऑक्सीजन आपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के जरिए एनवायरनमेंट से ली, उसको फूड के साथ मिलाकर रिएक्शन करवाकर अपने लिए एनर्जी हासिल करना और साथ में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करना। लेकिन बेसिक मकसद इसका क्या है कि जो एब्जॉर्ब फूड है उससे अपने लिए एनर्जी हासिल करना, उस एनर्जी से मुख्तलिफ काम परफॉर्म करना। ये एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी की रिलीज लाजमी है बच्चे, लाजिम व मुल्ज़िम है। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती तो ये आपके पास रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में यही फर्क है कि एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है और दूसरा आपके पास क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल कि अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो फिर कौन सी रेस्पिरेशन होती है, अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो सेल में तो फिर कौन सी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है। अगर आप डायग्राम पर तवज्जो दें, हमने लिखा है ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनते हैं, उसके बाद दो, एक रेड मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, एक मैंने ये एरो ड्रा किया हुआ है कि चीज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही है, ठीक है, वहां पर उसके अंदर चेंजेस आ रही है। अभी जो आपके पास रेड लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नीचे लिखा हुआ है, ये दो फर्मेंटेशन के टाइप्स हैं। कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो सेल में तो फर्मेंटेशन होती है। क्या होती है फर्मेंटेशन? वो आपके पास दो टाइप्स की है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर आपका जो पायरुविक एसिड है वो लिंक रिएक्शन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां उसकी डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फर्स्ट स्टेप है क्रिब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये लिंक्ड रिएक्शन किस लिए होता है? ये आपके पास जो पायरुविक एसिड है इसका साइज बड़ा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो इसके पास नहीं होता, इसलिए ये लिंक्ड रिएक्शन के थ्रू इसका वेट कम हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और इसे बन जाता है एसिटाइल, और साथ में कोएंजाइम ए मिल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि क्रिब्स साइकिल में पहले एंट्री मारता है, एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास NADH बनता है, FADH2 बनता है और कुछ डायरेक्ट ATPs भी बनते हैं। और
ये आपका आउटपुट होता है NADH FADH2 बना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और कुछ भी नहीं आता, कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या चीज आती है, जो NADH2 NADH और FADH2 ये आपके पास बने हुए हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इंडिविजुअली पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट थिंग जो कि आपके पास दोनों टाइप्स में होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है जब, और साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है ग्लाइकोलाइसिस। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस के वर्ड पर समझ ले आप, तो ग्लाइको और लाइसिस, ग्लाइको ग्लूकोज को कहते हैं और लाइसिस आपको कहते हैं स्प्लिटिंग। तो इसमें आपके पास जो ग्लूकोज है, डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज टूट जाता है, दो पायरुविक एसिड बनाते हैं। क्या? पायरुविक एसिड। अगर जरा गौर कर लें तो ये ग्लूकोज आपके पास क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, और ये पायरुविक एसिड आपके पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो इधर आपके पास नेट गेन 2 एटीपी बनते हैं। क्या? 2 एटीपी, 2 एटीपी बनते हैं। एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलता है, ठीक है, और आपके पास 2 एटीपी बना लेते हैं। कितने? 2 एटीपी। और इसके साथ साथ आपके पास जो नेड है बच्चे, NAD कोएंजाइम, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, NADH बना लेते हैं। क्या? NADH, ये 2 आपके पास रिड्यूस होते हैं तो 2 NADH बना लेता है। क्लियर? ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप ऑफ, ये पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, जो कि आपके पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होते हैं। अब जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सेकंड स्टेप, डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेप है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो एरोबिक है, अगर नहीं तो एनारोबिक। ग्लाइकोलाइसिस आपके पास ये भी लिख लें कि साइटोप्लाज्म में होती है। किधर होती है? साइटोप्लाज्म में। अब सेकंड स्टेप की बेस पर आपके पास रेस्पिरेशन की 2 अक़साम है। कितनी? 2। एक को आप एरोबिक कहते हैं, दूसरे को आप एनारोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चे, जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद हो सेल में तो फिर आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, occurs in the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और जब ऑक्सीजन ना हो, occurs in the absence of ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन आपके पास मौजूद नहीं होगी तो फिर आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के आगे फर्दर स्टेप्स हैं, जिसमें आपके पास आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक स्टेप आता है जिसे आप कहते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट? फर्मेंटेशन, खमीर बनना। ये फर्मेंटेशन बच्चे आप लोगों के पास 2 किस्म के होते हैं। एक में आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड है लैक्टिक एसिड होता है, और दूसरे में अल्कोहल होता है। क्या? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसलिए उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक
फर्मेंटेशन। अब डियर स्टूडेंट्स इंडिविजुअली हर एक को लेके, ठीक है, पहले पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स ये क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, जो कि स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स। सर हैंस क्रेब्स ने डिस्कवर किया, तो एग्जाम्पल तौर पर इसका नाम रखा गया क्रेब साइकिल। क्लियर? कहां पर होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्रेब साइकिल में आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए अ सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है। और इसके साथ प्रोड्यूस होते हैं आपके पास एडीपी, एनएडीएच और FADH2। बच्चे इधर जो क्रेब साइकिल है उसमें दो पाइरुवेट बनते हैं, तो आगे लिंक्ड रिएक्शन के बाद में आपके पास दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। तो ये क्रेब साइकिल दो मरतबा रिपीट होगा। अगर दो मरतबा रिपीट हो तो आपके पास दो एटीपी बनेंगे और 6 NADH बनेंगे और दो FADH2 बनेंगे। एक साइकिल में ये आपके पास एक बनता है, ये 3 और ये 1, दो साइकिल के लिए ये इनकी तादाद डबल हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट इससे क्या हुआ कि एक एटीपी बना, 6 NADH बने, 2 FADH2 क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ETC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। डियर स्टूडेंट्स, ETC में बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इनर मेम्ब्रेन of mitochondria have electron carrier, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। आपके पास जो NADH नेट रिड्यूस हुआ था, NADH बना था और फिर जो है FADH2 बना था, ये आपके पास ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। वो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इसके जरिए लेकर जाए जाते हैं। लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे ये एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन और आपके पास क्या बनाता है बच्चे? वाटर। क्या बनाता है? वाटर। इससे हाइड्रोजन निकलता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके पास ऑक्सीजन के साथ लास्ट में मिल जाते हैं और वाटर बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है बच्चे, इसको आप लोग कहते हैं साइटोक्रोम्स। अगर हम डायग्राम खराब करेंगे, पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी इनर मेम्ब्रेन, तो इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास साइटोक्रोम्स होते हैं। क्या होते हैं? साइटोक्रोम्स। तो यहां पर आपके पास नेड और फेड जो है, NADH, FADH, ये आपके पास
इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इधर आते हैं, इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर, आखिर में जाकर ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और आपके पास H2O बना लेते हैं। क्या? H2, क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो इससे ये हाइड्रोजन हटता है जो कि लास्ट में ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और आपके पास क्या बन जाता है? वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर को जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। क्या? एनर्जी। ये एनर्जी आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलते हैं, जो बॉन्ड बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसमें ये एनर्जी स्टोर हो जाती है और इससे बन जाता है एटीपी। क्या? एटीपी। इस तरह हमारे पास एटीपी बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर जो एटीपीज बनते हैं वो आपके पास कितने बनते हैं? एक नेड NADH आपके पास ऑक्सीडाइज होता है तो ये आपके पास 2 से 3 एटीपी देता है। कितने? 2 से 3। और जब FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये आपके पास सिर्फ 2 एटीपी देता है, यील्ड करता है। तो हमारे पास टोटल NADH2 कितने बने हैं रिस्पायरेशन में और FADH2 कितने बने हैं? तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि NADH आपके पास कितने बने? 2 आपके ग्लाइकोलाइसिस में, 6 क्रिप्स साइकिल में 6 और 2 8 और 2 लिंक रिएक्शन में। यहां पर NAD रिड्यूस होता है और उससे बनता है NADH। दो मरतबा ये रिपीट होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे FADH2 आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिप साइकिल में बनता है, इसकी तादाद कितनी है? 2। ये बच्चे जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नेड है, ये आपके पास यील्ड करता है 2 ATP पर NADH, 2 ATP। जबकि ये जो NADH है ये आपके पास कितने ATP यील्ड करते हैं? 3। ये आपके पास 2, तो टोटल गिनते हैं 2 2 4 प्लस 6 3 18, 2 3 6, 18 6 और 4, तो ये आपके पास बनते हैं 28। कितने? 28। 2 2 4, 28 और 4 32। 2 आपके पास क्रिप्स साइकिल में बने थे। क्रिप्स साइकिल में कितने बने थे? ये आपके पास जो 32 बने डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बने। लेकिन किस चीज की वजह से? ऑक्सीडेशन ऑफ नेड NADH एंड FADH2 ऑक्सीडेशन की वजह से आपके पास 32 ATPs बनते हैं। कितने? 32 ATPs। और क्रिप्स साइकिल में 2 बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन जो है वो 2 होती है। तो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास कितनी एटीपी जनरेट होती है? 36। ग्लाइकोलाइसिस और जनरली दोनों स्टेप्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन था उसको डिस्कस किया और उसके बाद हमने एक जो स्टेप था नेबुलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस हमने डिस्कस किया कि आइदर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो क्या होगा और ऑक्सीजन अगर ना हो तो उस दौरान क्या हो सकता है। तो उसकी बेस पे हमने कहा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। फिर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल पढ़ी जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं? 32। अगर हम जनरल एटीपीज जनरेशन की बात करें तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी नेट थे। हमारे पास होती है
नेट गेन मतलब कहते हैं जो कि हमें मुनाफा होता है उसे हम नेट गेन कहते हैं। वैसे हमारे पास 4 एटीपीज पैदा होते हैं, 2 इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, 2 हमारे पास रह जाते हैं, मुनाफा हमें हो जाता है जो कि हम अपने और मस्कुलर वर्क है या मेंटल किसी भी का बॉडी का जो काम हो रहा है, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट है वगैरह, उसके लिए जरूरी होते हैं और इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्स साइकिल में आपके पास 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH FADH 2 के ऑक्सीडेशन से आपके पास 32 एटीपीज प्रोड्यूस होती है जिनका डिटेल यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो टोटल एटीपीज प्रोडक्शन जो आपके पास रेस्पिरेशन के अंदर है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो 36 एटीपीज है, ठीक है। उम्मीद कर सकते हैं बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ज़हन में, कि कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रिप्लाई मिलेगी। वस्सलाम।